हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज का जो टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड से लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड 100 एमसीक्यू आज सॉल्व करने वाले हैं, तो जल्दी से सब लोग एक बार लाइव आ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये है आपका अपना चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा क्विज करने में मजा आने वाली है। ये क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, लेकिन याद रहे जब हम लोग पूरा क्विज कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद टेलीग्राम पे इसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो थम्स अप कर दीजिए अगर आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस के साथ में। लर्निंग थ्योरी 100 एमसीक्यूज हैं आपके, चाहे सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं आप, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आपका सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी यानी व्यवहारवाद सिद्धांत से। किसने दिया व्यवहारवाद का सिद्धांत? ये क्वेश्चन भी आता है। तो व्यवहारवाद किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने। याद रखिएगा कि किसने कौन कौन सी थ्योरी दी, ये भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो अगर आपसे पूछा जाए बिहेवियरिस्ट थ्योरी किसने दी है, तो थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। टाइमर नहीं होगा, इसलिए जितना हो सके फास्ट आंसर करिएगा। कल की पीडीएफ नहीं मिली दीपिका, कल मैंने क्लास नहीं ली थी, कल रिकॉर्डेड क्लास थी, ठीक है, इस वजह से पीडीएफ नहीं मिली होगी। आज की पीडीएफ मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 1, थॉर्नडाइक अधिगम के निम्नलिखित में से किस नियम के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? यानी थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, या यहाँ पर उनकी बात करें कि जो नियम है, कौन सा नियम सबसे बेस्ट माना जाता है? बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ लर्निंग? क्वेश्चन नंबर 1 देखो, रेणु का क्या है पहला आंसर? रेणु का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर सी, देखते हैं सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी ऑल ऑफ द अबव। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इस बार भी आपका जो जनवरी 2025 का एग्जाम हुआ है, जनवरी 2025 में पूछा गया था ये थॉर्नडाइक का क्वेश्चन कि कौन कौन से इसके जो नियम है। तो रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट, व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जितनी फास्ट आंसर कर लेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर डालो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2, पावलोव के प्रयोग में सशर्त उद्दीपन क्या था? इन पावलोव एक्सपेरिमेंट व्हाट वाज द कंडीशन स्टिमुलस? वेल साउंड, फूड यानी भोजन, सेलिवेशन यानी लार आना, या डॉग कुत्ता? क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेल साउंड, घंटी की आवाज। पावलोव के प्रयोग में पहले घंटी एक तटस्थ उद्दीपन यानी न्यूट्रल स्टिमुलस थी, लेकिन भोजन के साथ साथ बार बार जोड़े जाने पर यह सशर्त उद्दीपन बन गई, जिससे कुत्ते को लार आने लगी, यानी कि उसके मन में यह हो गया कि हाँ भाई अब हमें खाना मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेल साउंड। बेल साउंड को सुन के उसको समझ में आने लगा कि भाई बेल बजी है, इसका मतलब है हमें अब खाना मिलने वाला है। तो कंडीशन स्टिमुलस यही चीज होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करते जाए। राधा, क्वेश्चन नंबर बेटा 3 आप सभी के सामने। स्किनर के अनुसार अधिगम या लर्निंग किस प्रकार होता है? स्किनर के अनुसार अधिगम किस प्रकार से होता है? जितने भी टीचिंग एग्जाम है सभी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये वाला। स्किनर हो, पावलोव हो, ये जो लर्निंग थ्योरी है इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखते जाओ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्किनर, स्किनर की थ्योरी कौन सी थी? ऑपरेंट थी कि क्लासिकल थी?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। सही आंसर क्या है? सी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, परिचालित अनुबंधन। स्किनर की जो लर्निंग थ्योरी थी वो थी ऑपरेंट यानी परिचालित अनुबंधन। अब ये क्या है? स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया जिसमें व्यवहार को पॉजिटिव या निगेटिव परिणामों के द्वारा आकार दिया जाता है। यानी इन्होंने बताया कि पनिशमेंट का क्या असर होता है। अगर हम किसी को पनिशमेंट देते हैं, अगर हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो उससे क्या होगा। तो ये है स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 4, फास्ट आंसर करते जाओ, जैसे क्वेश्चन आया वैसे ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। विशाल, अमृता, भारती, पूनम, आंसर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इनमें से कौन सा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को दर्शाता है? पॉजिटिव, सकारात्मक, जिससे उसको क्या मिले? मोटिवेशन मिले। तो सही आंसर, इनमें से कौन सा सकारात्मक पुनर्बनन का सिद्धांत है? तो सही आंसर है ए, गिविंग अ रिवॉर्ड फॉर करेक्ट आंसर। यानी अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो पॉजिटिवली एक अच्छे व्यवहार के बाद इनाम देकर उस व्यवहार को दोहराने की संभावना को बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन है 2 आपका कॉग्निटिज्म से है आपका। अगर आपसे पूछा जाए संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किसने किसने दिया था, क्या बताएंगे? जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर। मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि ये सिद्धांत किसने दिया, व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो पता होना चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सब लोगों का ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे, क्योंकि याद रखिए एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। यहां से कोई ना क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पियाजे का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? अभी यहां पर हमने बताया कॉग्निटिविज्म का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, जीन पियाजे ब्रूनर ने दिया। तो यहां सही आंसर क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे का सिद्धांत बच्चों को सोचने समझने की क्षमताओं के चरणबद्ध विकास पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार 2 से 7 साल की आयु के चरण जो है, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं 2 से 7 साल के, उस चरण को, उस स्टेज को हम क्या कहेंगे? सही आंसर है बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेम ऐसे ही यहाँ पर इनकी मैचिंग आ सकती है कि सेंसरी मोटर स्टेज है तो वो कौन सी एज का बच्चा है, प्री ऑपरेशनल है तो कौन से ईयर से कौन सी ईयर तक का बच्चा है, कॉन्क्रीट हो या फॉर्मल हो। तो क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी, बच्चे प्रतीकों को समझने लगते हैं और तर्क क्षमता सीमित होती है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर।
जेरोम ब्रूनर ने अधिगम की किस विधि पर जोर दिया? जेरोम ब्रूनर का एक्चुअली में यहाँ पर कौन सी चीज थी वो यहाँ पर पूछा गया। तो सही आंसर है ए, डिस्कवरी लर्निंग, खोज आधारित अधिगम। अगर मैचिंग में क्वेश्चन आ गया कि डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया तो क्या आंसर करेंगे? जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर हो, आपका पियाजे हो, ये किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव सिद्धांत से संबंधित है। अगर आपके सामने दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो मैचिंग आएगी या स्टेटमेंट आएगा, तो ऐसे में इन सब के बारे में पता होना चाहिए आपको कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8, ब्रूनर के सिद्धांत में इनएक्टिव मोड का क्या मतलब है? डिस्कवरी की हमने बात की, डिस्कवरी जो अधिगम है वो इनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन इनके सिद्धांत में इनएक्टिव मोड का क्या मतलब है? अभी क्या है कि जिसको भी अपने नाम के आगे भाई डॉक्टर लगाना हो, जिसको भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, जिसको भी पीएचडी करनी हो, आंसर करते चलो बिना ये ज्यादा दिमाग लगाए कि क्वेश्चन सही होगा कि गलत होगा। क्योंकि क्या है ना, एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जो हमारे सामने आ रहा है यही चीज आपका आएगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आएगा। अगला क्वेश्चन, और ये भी बताना कितने सही हुए आज। ब्रूनर थ्योरी द इनएक्टिव मोड रिफर्स टू, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग थ्रू एक्शंस, क्रियाओं के माध्यम से सीखना। ब्रूनर के सिद्धांत में इनएक्टिव मोड का मतलब है क्रियाओं के माध्यम से अधिगम। ब्रूनर ने 3 तरीके के लर्निंग बताई है या अधिगम बताए हैं। कौन से? एक होती है इनएक्टिव, एक होती है आइकॉनिक, एक होती है सिंबॉलिक। इनएक्टिव क्रिया में बच्चा क्रियाओं से सीखता है, जो एक्टिविटीज है उनसे सीखता है। आइकॉनिक हो गया चित्र से संबंधित, सिंबॉलिक हो गया प्रतीकात्मक। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टेटमेंट में कि ब्रूनर का सिद्धांत कौन सा है, आपको पता होना चाहिए कॉग्निटिविज्म या संज्ञानात्मक। और अगर ब्रूनर ने जो लर्निंग थ्योरी की जो नियम बताए हैं या रूप बताए हैं वो कितने हैं? तो 3 है। पहला है इनएक्टिव यानी क्रिया, दूसरा है आइकॉनिक और तीसरा है सिंबॉलिक। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ये नया टॉपिक है आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में। रिसेंटली अभी 3-4 सालों से सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। पहले इतना नहीं पूछा जाता था, बट अभी 3-4 साल से इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए यहां से पढ़ना जरूरी है। कौन सा सिद्धांत पियाजे ब्रूनर दोनों में सामान्य है? आपने कहा है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं कितने लोग सही हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय अधिगम। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी। कॉग्निटिव का मतलब ही हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। पियाजे और ब्रूनर किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक सिद्धांत से। संज्ञानात्मक का मतलब है हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्टिव लर्निंग उसमें आएगी। दोनों ही सिद्धांतकार मानते हैं विद्यार्थी को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। पियाजे के स्कीमा की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन पेपर में। सॉफ्टवेयर, रिसर्च, टीचिंग टूल्स मैंने अदिति प्रोवाइड किए थे, ठीक है, लेकिन मैं और भी लेकर आऊंगी। अभी टीचिंग टूल्स बाकी हैं। हमारी मैराथन की जितनी भी क्लासेस अभी तक हैं, सबकी सब आप देख लीजिए। अभी जो रिसेंटली हमने 10-15 दिनों में कराई है, काफी नए नए टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। स्कीमा की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? अ मेंटल फ्रेमवर्क। स्कीमा एक मानसिक ढांचा, अ मेंटल फ्रेमवर्क। स्कीमा वो मानसिक ढांचा है जिसके माध्यम से बच्चा नई जानकारी को समझता और व्यवस्थित करता है। अगर आपसे पूछा जाए रचनावाद सिद्धांत किसने दिया था, कोई बता सकता है? रचनावाद सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की और डेवी। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है रचनावाद का सिद्धांत किसने दिया था, व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया था, या सीक्वेंस में लगा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग इज अ, थैंक यू रेनू,
कल वाली पीडीएफ संतोष नहीं मिलेगी क्योंकि कल रिकॉर्डेड क्लास थी जिसकी पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों के पास टेलीग्राम पे है। तो टेलीग्राम एक बार चेक कर लेना, ठीक है, उसमें ऑलरेडी अपडेटेड है पहले से ही। वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग क्या है? पैसिव प्रोसेस, सोशल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस या पर्सनल प्रोसेस? ऑप्शन नंबर बी सोशल प्रोसेस। वाइगोत्स्की ने कहा है कि अधिगम या लर्निंग सामाजिक बातचीत के माध्यम से होता है, विशेषकर ज्यादा जानकार व्यक्ति के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, कोई बात नहीं रेनू, अभी आंसर करते चलो, अभी सबका कंसंट्रेशन होना चाहिए स्क्रीन पे। याद रखिए, आप सीटेट एग्जाम दे रहे हैं, आप बीएड एग्जाम देने जा रहे हैं, आप यूजीसी नेट एग्जाम देने जा रहे हैं, सारे के सारे टीचिंग एग्जाम को कवर करता है आज का हमारा यह टॉपिक। क्वेश्चन विद आंसर, वो भी 100 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर है वाइगोत्स्की। जेडपीडी क्या चीज होती है? वो क्षेत्र जहां बच्चा अपने दम पर नहीं लेकिन सहारे से कार्य कर सकता है, यही अधिगम का अवसर होता है। जेडपीडी सिद्धांत किसका है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, जिसको हम जोन, जेडपीडी क्या होता है? रोजलिन, वेरी गुड, जोन प्रॉक्सिमल जोन डेवलपमेंट, ठीक है, जेडपीडी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या चीज होती है कि यहाँ पर आप जो लर्निंग कर रहे हो और जब आप दूसरों के साथ लर्निंग स्टार्ट करते हो तो और चीजें समझ में आनी स्टार्ट होती है, वही चीज है, ठीक है। चलो भाई दीपशिका, अगला क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है? अगर आपसे पूछा जाए स्कैफोल्डिंग किसके सिद्धांत या किसकी लर्निंग थ्योरी में था, स्कैफोल्डिंग किसकी थ्योरी में आया? जैसे स्कीमा की बात करें, अकोमोडेशन की बात करें, असेमिलेशन की बात करें, तो वो सारी चीजें आती हैं पियाजे में, ठीक है। अकोमोडेशन हो गया आपका, असेमिलेशन हो गया, स्कीमा हो गया, वो पियाजे में चला जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्कैफोल्डिंग, तो स्कैफोल्डिंग वाइगोत्स्की का है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी अस्थायी सहायता देना। स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है? प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट। स्कैफोल्डिंग का मतलब है शिक्षक या सहपाठी शुरुआत में मदद करता है, जैसे जैसे बच्चा सक्षम होता है, कैपेबल हो जाता है, मदद हटा दी जाती है। स्कैफोल्डिंग का मतलब वाइगोत्स्की का है स्कैफोल्डिंग, बिल्कुल सही, जेडपीडी। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सॉल्व कर पाता है। डेवी ने किसके माध्यम से अधिगम पर बल दिया? क्वेश्चन नंबर 14। भाई देख लो, अगर नंबर अच्छे लाने हो, ये पूरी की पूरी 100 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलने वाली है। ना सिर्फ आपको लाइव क्विज करने को मिल रहा है, साथ ही साथ ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पे। तो पार्टिसिपेट करते जाइए, क्वेश्चन के आंसर करते जाइए। डेवी एम्फेसाइज लर्निंग थ्रू। क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एक्सपीरियंस। जॉन डीवी ने कहा अधिगम वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग। किस पर बल दिया? अनुभव पर। लर्निंग बाय डूइंग किसके द्वारा? जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 15, डेवी के अनुसार शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 15। रहनुमा, अगला क्वेश्चन बेटा। अकॉर्डिंग टू डेवी, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ 15 का सही आंसर सी कंटिन्यूअस ग्रोथ। शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, अनुभवात्मक विकास है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कंटिन्यूअस ग्रोथ। जल्दी जल्दी आंसर देंगे क्योंकि भैया अपने को तो टाइम भी तो लेना है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फेसाइज, सामाजिक रचनावाद किस पर बल देता है? हम लोगों को तो वहां पे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए स्पीड तो होनी ही चाहिए।
सामाजिक रचनावाद किस पर बल देता है? क्वेश्चन नंबर 16। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन सामाजिक रचनावाद किस पर बल देता है? ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा पर। सोशल कंट्रीब्यूशन में सीखना सामाजिक सहभागिता सह अधिगम पर आधारित होता है। सोशल कंट्रीब्यूशन में करके सीखना किस अर्थशास्त्री से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 17। अभी अभी इसका आंसर दिया गया था। किसने कहा है कि करके सीखना चाहिए? किसने कहा एक्सपीरियंस लेना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 17। आपने कहा है ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सही है ये ना? ये आंसर सही है ना? करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। सही है आंसर? मधु नहीं? किसको लग रहा है ये आंसर गलत है? रेनू? किसको किसको लग रहा है भाई? जल्दी बोलो। बी होगा। आप सबने कहा नहीं भाई नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आप कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए तो भाई नहीं है। सही आंसर जॉन डीवी ही है। इसीलिए कहते हैं अगर हम अपनी बात पे कॉन्फिडेंट हैं तो हमारे सामने एनटीए कैसा भी क्वेश्चन रखेगा हम उसका आंसर कर लेंगे। लेकिन अगर हम कहीं पर भी 1% भी कंफ्यूज हैं तो वहां दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा भी एग्जाम में रट्टाफिकेशन मत करो। हमेशा क्या करो? कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बाकी चीजें आराम से हो जाएंगी। क्लेम करोगे 2 नंबर 100% मिलेंगे इस क्वेश्चन पे। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन का आंसर तो किसी को नहीं आता होगा, 100% किसी को नहीं आता होगा। कंफ्यूजन वाला सवाल है। सबसे पहले पूनम चौधरी, अमृता, मधु, स्मिता। वेरी गुड। नहीं आता? आता है भाई, चलो ठीक है भाई। आप लोग बोल रहे हो, गलत थोड़ी ना बोल रहे हो। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, देखो 2 पे टिक हो गया भाई, ऐसे ही हो जाता है एग्जाम में भी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेपीडी वो क्षेत्र जहां छात्र को सहायता से अधिगम कराया जाता है, अपने जो दोस्तों के साथ वो पढ़ाई कर सकता है उनसे हेल्प ले सकता है। डेवी ने शिक्षा को किसका उपकरण माना था? John Dewey considered education as a tool for social reform। बिल्कुल सही बात है। कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर भी छुपा होता है। इसको आगे बढ़ाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या है? According to Vygotsky, cognitive development। फास्ट आंसर करिए, अब हम और स्पीड बढ़ाने वाले हैं। थैंक यू रेनू, मजा आया? ऐसे मजे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे। लर्निंग थ्योरी पूरी कंप्लीट, यानी अगर आपने लर्निंग थ्योरी का चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो भी आपको ये 100 क्वेश्चन पूरा कवर करा देगा। और साथ में मिलेगी पीडीएफ जो भी वीडियो को लाइक शेयर करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, संज्ञानात्मक विकास क्या है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की? सही आंसर है सी, डिपेंडेंट ऑन अ सोशल इंटरेक्शन। डिपेंडेंट ऑन अ सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर। वाइगोत्स्की का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक संदर्भ में होता है, विशेष रूप से भाषा और संवाद के माध्यम से। चलो अभी अपन किस पे चलेंगे? ब्लूम टैक्सोनॉमी पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ब्लूम के वर्गीकरण का उपयोग किसके वर्गीकरण के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21।
हर एक चीज कवर करते चलेंगे। पियाजे हमने पढ़ लिया, स्किनर हमने पढ़ लिया, ब्लूम अब हम लोग लेकर आए हैं, वाइगोत्स्की भी हमने पढ़ लिया। पूरी लर्निंग थ्योरी सिर्फ एक पीडीएफ में कंप्लीट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर बी लर्निंग डोमेन्स। ऑप्शन नंबर बी लर्निंग डोमेन्स। ब्लूम के वर्गीकरण का उपयोग किसके वर्गीकरण के लिए किया जाता है? अधिगम क्षेत्र। कितने प्रकार के डोमेन होते हैं? 3 तरीके के डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और तीसरा होता है साइकोमोटर। हाउ मेनी डोमेन्स आर देयर इन अ ब्लूम टेक्सोनॉमी? अभी देखना क्वेश्चन नंबर 22 अभी फिर भी गलत कर देंगे, कुछ लोग 100% यहाँ पे गलत करेंगे। हाउ मेनी डोमेन्स आर देयर इन अ ब्लूम टेक्सोनॉमी? कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 3 होते हैं। चलो ये बात तो सबको समझ में आ गई कि 3 होते हैं। कुछ क्वेश्चन हम भी पूछ लें। पहला क्वेश्चन, ओल्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी कब आई थी? ईयर बताइए जल्दी से। और जो मॉडिफाई या न्यू जिसको हम कह सकते हैं, इसको मॉडिफाई कहेंगे, ठीक है, न्यू नहीं है क्योंकि पूरी चीजें नहीं है, सिर्फ वर्ब और नाउन का चेंज हुआ है। तो जल्दी से बताएं, ओल्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी और न्यू या मॉडिफाइड टेक्सोनॉमी का जो ईयर है कौन बताएगा? 1956। वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। तो ओल्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी कब आई थी? 1956 में। और जो मॉडिफाइड थी वो आई थी 2001 में। इतना तो अपने को भी पता चल गया, लेकिन एक चीज और पूछने वाली है, और वो बात ये है कि मान लीजिए उन्होंने बोला कि ओल्ड टेक्सोनॉमी में जो, एक मिनट रुको जरा सा, मैं स्क्रीन पे आ जाऊंगा। हाँ, ओल्ड टेक्सोनॉमी में हाईएस्ट लेवल पे कौन सा था, लोएस्ट लेवल पे कौन सा था, जो इसका लेवल है, और जो नई या मॉडिफाई आई उसमें हाईएस्ट रैंक पे क्या था और लोएस्ट पे क्या था। ये 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अभी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 1956 और 2001। इवैल्यूएशन किस में आया? हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो ओल्ड टेक्सोनॉमी में सबसे ऊपर क्या था? इवैल्यूएशन था, जिसे हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? मूल्यांकन। ठीक है, और फिर ये नाउन था, इसको चेंज कर दिया गया, मॉडिफाइड में क्या कर दिया गया? क्रिएट कर दिया गया। इसमें लोएस्ट लेवल पर क्या था? नॉलेज। नॉलेज ही था ना, फिर क्रिएट करके क्या कर दिया? नॉलेज इवैल्यूएशन था 1956, प्रभा 1956। और नॉलेज की जगह पे यहां क्या हो गया? रिमेंबर। रिमेंबर ही हुआ ना, ध्यान से देख लो जरा एक बारी। क्रिएट करना और रिमेंबर करना, ये 2 चीजें हुई। तो यहां से ब्लूम टेक्सोनॉमी से ये 2 चीजें आती हैं। पहला, ओल्ड टेक्सोनॉमी कब आई, न्यू कब आई, और हाईएस्ट लेवल पे कौन सा था, लोएस्ट लेवल पर कौन सा था। तो ये जो ओरिजिनल थी वो थी ओल्ड वाली, सबसे ओरिजिनल जो थी वो थी ओल्ड टेक्सोनॉमी। अगर आपसे पूछा जाए एनईपी 2020 में ऐसी किसकी थ्योरी को लिया गया है, तो एनईपी 2020 में याद रखिएगा ब्लूम टेक्सोनॉमी को ही मेंशन किया गया है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी की कौन से डोमेन को लिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। एनटीए क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन खाता ना बीच बीच से। तो अगर आपसे उन्होंने पूछ लिया कि चलो ठीक है ब्लूम टेक्सोनॉमी को यूज किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन कौन से डोमेन को, जय माता दी गीता, क्या होगा आंसर? कॉग्निटिव, जो डोमेन था कॉग्निटिव, जिसको हम संज्ञानात्मक कहते हैं,
इस डोमेन को शामिल किया गया है एनईपी 2020 में, क्योंकि उन्होंने कहा है रटना नहीं है, आपने चीजों को समझना है, बस्ते का बोझ आधा करना है। किसमें कहा गया? ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई, नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने हैं? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर आफ्टर एनईपी 2020। अभी पता लगेगा कि कितना आ रहे हैं अपने को क्वेश्चन। सही आंसर क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए तो भूलना नहीं है, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। धर्मेंद्र प्रधान, बिल्कुल ठीक है दिनेश, सबसे पहले आंसर किया, वेरी गुड। ठीक है, तो इन चीजों के बाद थोड़ा आगे चलते हैं हम। अच्छा, ये बात तो सही है, लेकिन आप जानते हो ब्लूम थ्योरी में ट्रिपल एच का भी नाम शामिल है। ट्रिपल एच वो वाला नहीं जो WWE में खेला जाता है, वो वाला नहीं, वो बंदा नहीं चाहिए। ट्रिपल एच का क्या मतलब है ब्लूम में? कौन बताना चाहेगा? ट्रिपल एच का मतलब सबसे पहले आपके सामने क्या शामिल है? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब है आपका जो दिमाग है, यानी हेड। ठीक है, हेड हो गया। अफेक्टिव हो गया आपका, आपके किससे जुड़ा? दिल से जुड़ा, आपकी भावनाएं। ये एक एच हो गया आपका हार्ट। ठीक है, और हैंड हो गया साइकोमोटर में, क्रियात्मक। हैंड हो गया किसमें? क्रियात्मक में। तो ट्रिपल एच का मतलब आपको पता चल गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। मानसिक कौशल से संबंधित अधिगम क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डोमेन रिलेटेड टू मेंटल स्किल इज कॉल्ड जहां पे हम मानसिक कौशल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कॉग्निटिव, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी कॉग्निटिव डोमेन। ज्ञान, समझ, विश्लेषण आदि मानसिक क्षमताओं से संबंधित। ब्लूम के वर्गीकरण का भावात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? ब्लूम टेक्सोनॉमी में अफेक्टिव डोमेन में क्या चीज आती है? जनवरी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 24 भाई किसकी बात हो रही है? अफेक्टिव। अफेक्टिव मैंने क्या बनाया था? वहां पे दिल बनाया था, यानी भावनाएं, इमोशन एंड एटीट्यूड्स। भावनाएं और दृष्टिकोण। अफेक्टिव डोमेन में रुचि, मूल्य, प्रेरणा, दृष्टिकोण और भावनात्मक विकास। याद रखिए, इनके स्टेप्स पूछे जाते हैं। मान लीजिए अफेक्टिव का ही पूछ लिया कि अफेक्टिव का जो आपका स्टेप्स है, अफेक्टिव के स्टेप्स क्या है, जो एक्चुअल पेपर है वही मैं आप लोगों को बता रही हूं। क्वेश्चन नंबर 25, और ये सीटेट का एग्जाम देने जाओगे, वहां पर भी सीबीटी एग्जाम है भाई, वहां पर भी ये क्वेश्चन आएंगे। कौन सा ब्लूम के मूल संज्ञानात्मक स्तरों में शामिल नहीं है? जिसको भी इस बार एग्जाम क्वालिफाई करना हो उसको क्या करना है? सिर्फ भाई वीडियो को एक लाइक करना है और एक शेयर करना है। जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए भाई। नॉट पार्ट ऑफ ब्लूम ओरिजिनल कॉग्निटिव लेवल। नॉलेज आता है, बिल्कुल सही कहा था आपने। एप्लीकेशन आता है, इवैल्यूएशन आता है, ऑब्जर्वेशन नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑब्जर्वेशन। ब्लूम के मूल संज्ञानात्मक स्तरों में नहीं था अवलोकन। संज्ञानात्मक स्तरों को निम्न से उच्च क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। अभी क्या स्टेप में लगाना है?
निम्न से उच्च यानी कि जो नीचे की तरफ है उससे हमने ऊपर की तरफ जाना है, जो एक्चुअल पिरामिड बनता है। कभी कभी यहाँ पर ऐसे भी लिख देते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल है वहां से आप ब्लूम की टेक्सोनॉमी लीजिए, या कभी लिख देते हैं संशोधित या मॉडिफाइड से लीजिए। अभी यहाँ पे कॉग्निटिव की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे पहले क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले नीचे सबसे लोएस्ट में क्या आएगा? नॉलेज, समझ यानी कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन अनुप्रयोग, एनालिसिस विश्लेषण, सिंथेसिस, और सबसे ऊपर क्या जाएगा? एवेलुएशन। बी आंसर बिल्कुल सही। 27, क्रिएटिंग इज द हाईएस्ट लेवल इन, निर्माण किस वर्गीकरण का सर्वोच्च स्तर है? अभी आपसे पूछा था ना ब्लूम की टेक्सोनॉमी ऐसे बनाई थी मैंने, आपसे पूछा था हाईएस्ट लेवल, लोएस्ट लेवल। जो हमारा ओल्ड टेक्सोनॉमी थी उसमें था क्या? इवैल्यूएशन। क्रिएटिंग किसमें था? रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी। 27 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। सोनम, रिसीविंग, रिस्पॉन्स, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, करेक्टराइजेशन, अफेक्टिव डोमेन। वेरी गुड जॉब। ऐसे ही सबके स्टेप्स याद करने हमें, ठीक है। 27 के बाद रिवाइज्ड ब्लूम जो टेक्सोनॉमी थी 2001 में आई, और एंडरसन ट्रैथवोल ने ब्लूम की टेक्सोनॉमी को संशोधित किया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी उसको किसने मॉडिफाई किया था, तो एंडरसन और ट्रैथवोल ने किया था। इसकी जो आपकी ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी उसको रिवाइज किया था, मॉडिफाई किया था। रिसीविंग इज द फर्स्ट लेवल ऑफ विच डोमेन? अच्छा, कौन सा यूनिट का क्वेश्चन है ये? कोई बता सकता है कौन सा यूनिट का क्वेश्चन है ये? 10 यूनिट्स होती है आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 में, तो उसमें से ये कौन सा यूनिट के क्वेश्चन चल रहे? अगर ये पता है तो आराम से बाकी क्वेश्चन भी सब समझ में आएंगे। टीचिंग, वेरी गुड लियो, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग में ही टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड ये थ्योरीज है। रिसीविंग के क्षेत्र का प्रथम स्तर है 28 ऑप्शन नंबर बी, अफेक्टिव डोमेन। रिसीविंग का मतलब है ध्यान देना, जागरूक होना, जो कि भावात्मक यानी अफेक्टिव डोमेन का सबसे प्रथम स्तर है। 29 क्वेश्चन नंबर, साइकोमोटर डोमेन मेनली इन्वॉल्व्स श्याम नंदा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्रियात्मक क्षेत्र मुख्यतः किससे संबंधित है? साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर में क्या होता है? फिजिकल मूवमेंट, मोटर स्किल, यानी शारीरिक गति और मोटर स्किल्स आती हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साइकोमोटर में शरीर द्वारा किए गए कौशल जैसे कि लेखन, नृत्य, यानी आप कुछ लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कोई भी शारीरिक एक्टिविटी कर रहे हैं उसको लेते हैं। वैल्यूइंग इज अ लेवल इन, क्वेश्चन नंबर 30। मूल्यांकन किस क्षेत्र का स्तर है? वैल्यूइंग इज अ लेवल इन, ऑप्शन नंबर बी, अफेक्टिव। वैल्यूइंग स्तर पर छात्र किसी चीज के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, तो वैल्यूइंग अफेक्टिव में आता है। अप्लाइंग लेवल इन ब्लूम टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स, अनुप्रयोग स्तर में क्या शामिल होता है ब्लूम के वर्गीकरण में? कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। बिल्कुल सही है सोना।
ऐसे ही आप अपने अपने एंड्रॉइड का सही इस्तेमाल करें, जिसके पास एंड्रॉइड फोन है उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। करना क्या है, कॉपी पेस्ट कर लो गूगल से। जब आप सर्च करने जाओगे गूगल 4-5 क्वेश्चन और दिखाएगा, तो सर्च लेवल बढ़ाइए अपना। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूजिंग नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन। अप्लाइंग स्तर पर छात्र सीखी हुई जानकारी को व्यावहारिक स्थितियों में प्रयोग करता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूजिंग नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन। अप्लाई करना, हमने कोई चीज सीखी फिर हमने उसको किसी दूसरे सिचुएशन में अप्लाई कर दिया। अगला क्वेश्चन 32, आंसर करिए इनमें कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र के विश्लेषण स्तर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लासिफाइंग एंड कंपेयरिंग। क्लासिफाइंग एंड कंपेयरिंग ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर भी देखते चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन 33, क्रिएटिंग लेवल इंक्लूड्स। निर्माण स्तर में क्या शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 33 बंशीधर 33 का आपने बोला है ऑप्शन नंबर सी, देखते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, डिजाइनिंग न्यू सॉल्यूशन, नए समाधान डिजाइन करना। क्रिएटिंग स्तर पर छात्र मौलिक कार्य नवाचार समाधान प्रस्तुत करता है, क्रिएट करना किसी चीज को। 34 क्वेश्चन नंबर, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ भाई, कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पेपर 1 में कितने क्वेश्चन होते हैं बता सकता है कोई। और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलेगा हमें लिमिटेड टाइम, कोई भी टाइम गैप नहीं है। पहले तो होता था, अब नहीं है टाइम गैप, यानी दोनों ही पेपर एक साथ सॉल्व करने हैं। और ये जो क्वेश्चन आप एक एमसीक्यू में देख रहे हो ना, 4 ऑप्शन, ऐसे नहीं आएंगे। आएंगे कैसे, 4 ऑप्शन आगे होंगे, उसके बाद फिर 4 ऑप्शन दिए होंगे कि बताइए ऊपर के कितने पॉइंट सही हैं। जैसे अभी आप छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, किस लिए कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि अफेक्टिव डोमेन में विच लेवल कम्स आफ्टर रिसीविंग, तो ये भी पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि अफेक्टिव डोमेन के सीक्वेंस में लगाइए सारे के सारे, छोटे से बड़े की तरफ, है ना। तो इसलिए स्पीड बढ़ा के फटाफट, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। 34 का सही आंसर ए, रिस्पॉन्डिंग। रिसीविंग के बाद छात्र सक्रिय रूप से भाग लेना लगता है, उसे रिस्पॉन्डिंग कहा जाता है। भावात्मक क्षेत्र का सर्वोत्तम स्तर कौन सा है। अगला क्वेश्चन Which is the highest level in an affective domain? $35 का सही आंसर डी, कैरेक्टराइजिंग, यानी कि चरित्र निर्माण। अफेक्टिव डोमेन में सबसे हाईएस्ट लेवल पे कौन सा होता है, चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 36, ब्लूम टैक्सोनॉमी 2001 में किसने संशोधित की। 36 तस्मीना ने कहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। एंडरसन ट्रैथवॉल, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, संशोधित ब्लूम वर्गीकरण में नॉलेज को किसमें बदला गया।
स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पहली जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थी, ओरिजिनल वाली थी, उसमें हाईएस्ट लेवल पे था इवैल्यूएशन, उसको जो मॉडिफाई हुई उसमें क्या कर दिया गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस को थोड़ा सा डीप या स्टेटमेंट वाला या सीक्वेंस वाला बना देते हैं ये लोग। संशोधित ब्लूम वर्गीकरण में नॉलेज को किसमें बदला गया? सही आंसर बी, रिमेम्बरिंग यानी कि स्मरण करना। नॉलेज को नया रूप देकर रिमेम्बरिंग नाम दिया गया, जो कि तथ्यात्मक जानकारी को याद करने से संबंधित है। इनमें से कौन सा शब्द मूल्यांकन स्तर से संबंधित है? 38 क्वेश्चन नंबर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एसएस यानी आकलन करना। इवैल्यूएटिंग स्तर पर छात्र विचारों, विधियों और कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। सही आंसर है बी, एसएस या आकलन करना। मूल्यांकन करना, आकलन करना। डोमेन इन्वॉल्विंग मसल कोऑर्डिनेशन इज, मांसपेशियों की समन्वय से संबंधित यहां पर क्षेत्र कौन सा है? 39 क्वेश्चन नंबर। सही आंसर, जहां पर भी हमारी शारीरिक से संबंधित कोई भी गतिविधि है तो साइकोमोटर हो जाएगा तुरंत। कौन सा क्रियात्मक क्षेत्र का स्तर नहीं है? नॉट अ लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर के लेवल याद होंगे तो ही आप आंसर कर पाएंगे। साइकोमोटर लेवल का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 40 सी, वैल्यूइंग। वैल्यूइंग किस में आता है? अफेक्टिव डोमेन में आता है, इसलिए वो साइकोमोटर का हिस्सा नहीं है। गैगने के नव पाठन घटनाक्रम की पहली घटना क्या है? द फर्स्ट इवेंट इन गैगने 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज। गैगने आ गया है अब, ठीक है। ब्लूम कर लिया हमने, लर्निंग थ्योरी कर रहे हैं। अब हमारे सामने कौन है? गैगने। गैगने के नवपाठन कार्यक्रम की पहली घटना ऑप्शन नंबर बी, गेनिंग अटेंशन। शिक्षण की शुरुआत में छात्रों का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है ताकि वो सीखने के लिए तैयार हो, ठीक है। अगर अट्रैक्ट ही नहीं हो पाए, उनको पता ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो पढ़ेंगे ही नहीं। अगला क्वेश्चन 42, छात्रों को उद्देश्यों की जानकारी देने की घटना कौन सी है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, वहां पर स्क्रीन होती है जिसमें कि ये क्वेश्चन का डबल क्वेश्चन कर दो, लेवल इतना हाई कर दो, मॉडरेट लेवल कर दो, क्योंकि इजी लेवल तो शायद ही किसी किसी में आता है। मॉडरेट टू टफ लेवल पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ लो, अगर आपको जेआरएफ लेना है, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो कितने मार्क्स चाहिए? अभी मैंने रिसेंटली बताए थे कितने % मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ये तो टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, बाकी सोचिए आगे भी हमारे सामने रिसर्च है, नई नई चीजें हैं, टीचिंग में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है। छात्रों को उद्देश्य की जानकारी देने की घटना कौन सी है? इवेंट 2। दूसरी घटना में शिक्षक छात्रों को यह बताते हैं कि वो क्या सीखने वाले हैं। इवेंट 2 40 नहीं चाहिए इस समय, सोशल जर्नी इस समय अगर आपको क्वालिफाई करना है कितने मार्क्स चाहिए? कम से कम 70%, कम से कम 70%, दोनों पेपर को मिला के। पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना किसमें सहायक होता है? 43। अगर नेट क्वालिफाई करना है सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये मान के चलो कि आपको, देखो एक एवरेज हम लोग लेकर चलते हैं, जब हम लोगों के सामने कट ऑफ आती है उसके अकॉर्डिंग
तो जो कट ऑफ लास्ट देखी गई है 70% या 70% के अराउंड जिनके भी क्वेश्चन, जिनके भी आंसर वो थे आपके मार्क्स, उसको JRF मिला है। लेकिन अगर हम बात करें 60 to 65% के अराउंड जिसका है दोनों पेपर को मिला के, वो नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं। 50 से ऊपर जिनके होते हैं वो PhD के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन याद रखो PhD के लिए फिर पैसा खुद लगाना पड़ेगा, इसलिए अगर आप नेट असिस्टेंट प्रोफेसर करने की 100% ठान लो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर जॉब निकलती है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू ओल्ड। ऑप्शन नंबर सी, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना किसमें सहायक है? नए ज्ञान को पुराने से जोड़ने के लिए। 44, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन किस घटना में शामिल है? 44 क्वेश्चन नंबर। Which event involved demonstration by the teacher? 44 क्वेश्चन नंबर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, सीखने का मार्गदर्शन देना। ऑप्शन नंबर सी, विच इवेंट इन्वॉल्व डेमोन्स्ट्रेशन बाय द टीचर, सीखने का मार्गदर्शन देना। 45, किस घटना में छात्र ये सीखते कि उन्होंने क्या सीखा? गैगने की थ्योरी चल रही है अपनी। किस घटना में छात्र ये सीखते हैं कि उन्होंने क्या सीखा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलिसाइटिंग परफॉर्मेंस, प्रदर्शन प्राप्त करना। इस चरण में छात्र अभ्यास करते हैं और अपनी सीख प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रदर्शन प्राप्त करना। छात्र ने क्या सीखा? प्रतिक्रिया प्रदान करना, घटना से ठीक पहले कौन सी घटना होती है? प्रोवाइडिंग फीडबैक, विच इवेंट कम्स जस्ट बिफोर प्रोवाइडिंग फीडबैक, फीडबैक से पहले क्या चीज होता है? क्वेश्चन का लेवल क्या है आपके अकॉर्डिंग? आज का जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो आपके सामने MCQs हैं, 100 MCQs मिलेंगे आपको, तो कैसा लेवल लग रहा है? प्रतिक्रिया प्रदान करना, घटना से ठीक पहले कौन सी घटना होती है? बी, एलिसाइटिंग परफॉर्मेंस, प्रदर्शन प्राप्त करना। प्रतिक्रिया प्रदर्शन के बाद दी जाती है ताकि छात्र सुधार कर सके। क्विज या परीक्षण किस घटना में आते हैं? 47। नाइस, थैंक यू लियो। अगला क्वेश्चन, क्विज या परीक्षण, क्विजेस और टेस्ट किसके बाद किस घटना में आते हैं? किस घटना में आते हैं? अगर हमें किसी का परफॉर्मेंस देखना हो, असेसिंग परफॉर्मेंस, ये चरण मूल्यांकन से संबंधित है जहां छात्र की समझ और दक्षता की जांच की जाती है। अवधारण यानी कि रिटेंशन और ट्रांसफर इज द, अवधारण अंतरण को बढ़ाना किस घटना से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 48, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लास्ट इवेंट यानी कि अंतिम घटना। गैगने की थ्योरी चल रही है तो उसके अंतिम चरण में सीखा हुआ ज्ञान दीर्घकालीन स्मृति में सुरक्षित होता है और विभिन्न संदर्भों में प्रयोग हो सकता है। लास्ट इवेंट है ये आपका अवधारण और अंतरण यानी रिटेंशन एंड ट्रांसफर। गैगने के मॉडल में कुल कितनी घटनाएं होती हैं? किसी भी बुक में चले जाओ, वहां पर ये MCQs मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं। लेकिन इस समय एग्जाम में इन्हीं टॉपिक्स को और ज्यादा कहते हैं ना कॉन्सेप्ट वाइज दिए जा रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर लियो ने कहा है बी। टोटल कितने इवेंट है? सी यानी कि 9। रॉबर्ट गैगने ने कुल मिलाकर 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स प्रस्तावित किए जो प्रभावी शिक्षण के लिए मार्गदर्शक है। सही आंसर कितने किए हैं? 9 दिए हैं। अगला क्वेश्चन, गैगने के मॉडल में प्रतिक्रिया देने का उद्देश्य का क्या मतलब है?
जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट आंसर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50, सही आंसर है बी, क्लैरिफिकेशन एंड रीइंफोर्समेंट, स्पष्टीकरण और पुष्टि। प्रतिक्रिया फीडबैक से छात्र अपने उत्तरों को सही गलत समझ पाते हैं और सुधार कर पाते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्विज कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, फीडबैक भी देते हैं, आप लोग आंसर कर रहे हो, ये क्या है, रिप्लाई दे रहे हो। इससे चीजों को समझने में भी आसानी होती है, चीजों में क्लैरिटी मिलती है और वो दिमाग में बसे भी रहते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म किस बात पर बल देता है? ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है ना? नहीं, रिपीट नहीं हुआ है, ऑप्शन से चेंज हुए हैं। सही आंसर है सी, एक्टिव प्रोसेस। 51 सही आंसर सी, एक्टिव प्रोसेस। संरचनावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हाँ, गैगने वाली थ्योरी पढ़ लेना, इस समय हर जगह से क्वेश्चन आ रहा है। इस समय संरचनावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। संरचनावाद जीन पियाजे, कंस्ट्रक्टिविज्म। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संरचनावाद की नींव रखी थी, संज्ञानात्मक से संरचनावाद की। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना कहां पे होता है? 53 क्वेश्चन नंबर। कहां पे सीखते हैं? ZPD जोन जो होती है, यानी सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क के माध्यम से। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना कहाँ होता है? सामाजिक संपर्क के माध्यम से, सामाजिक वातावरण और सहयोग से सीखने की प्रक्रिया। वाइगोत्स्की की कॉन्सेप्ट इज 54 क्वेश्चन नंबर। ZPD बिल्कुल सही, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 55, संरचनावादी कक्षा किस बात को प्रोत्साहित करती है? सही आंसर सी, कोलैबोरेटिव लर्निंग। संरचनावाद दृष्टिकोण समूह कार्य और आपसी चर्चा को बढ़ावा देता है। तो सही आंसर है संरचनावाद जो कक्षा है किस बात को प्रोत्साहित करती है? तो वो है आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग को। अगला क्वेश्चन नंबर 56, संरचनावाद में ज्ञान को किस रूप में देखा जाता है या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 सही आंसर है बी, कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर। विद्यार्थी द्वारा, संरचनावाद यानी विद्यार्थी द्वारा निर्मित, विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है? स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है? 57 का ऑप्शन नंबर सी, ग्रेजुअली सपोर्ट टू हेल्प लर्निंग। धीरे धीरे सहायता देना, धीरे धीरे सहायता कम करते जाना ताकि छात्र स्वतंत्र रूप से सीख सके। संरचनावाद शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सही आंसर है सी, फैसिलिटेटर। ये वाला क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था। संरचनावादी शिक्षक छात्रों को दिशा देने, सीखने में सहायता करने का कार्य करते हैं और उनकी भूमिका कैसी होती है? सुगमकर्ता या फैसिलिटेटर की। इस एग्जाम में जनवरी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा संरचनावादी शिक्षण की रणनीति है?
क्वेश्चन नंबर 59, सही आंसर सी, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। संरचनावाद में छात्रों को समस्याओं के माध्यम से सोचने और सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किसमें? संरचनावाद में, यानी लर्नर को मेन वैल्यू दी गई है संरचनावाद में। अगला क्वेश्चन 60, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 60, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी संरचनावाद। जहां पर भी आ जाए लर्नर सेंटर, तुरंत आपने संरचनावाद पे टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन, हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धिमत्ता क्या है? क्वेश्चन नंबर 61, हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धिमत्ता क्या है? 61 का सही आंसर सी, मल्टीपल एंड डाइवर्स, अनेक और विविध। ऑप्शन नंबर सी, अनेक और विविध, मल्टीपल एंड डाइवर्स। गार्डनर ने कितनी प्रकार की बुद्धिमत्ताएं बताई हैं या इंटेलिजेंस बताई हैं? तो वो 8 प्रकार की, जिसमें भाषाई, तार्किक, संगीतात्मक। विच इंटेलिजेंस रिलेट टू सेंसिटिविटी टू साउंड, रिदम, टोन एंड म्यूजिक? 62। क्वेश्चन नंबर 62, जहां पर भी ध्वनि, लय, सुर, संगीत आ जाएगा तो वहां पर क्या होगा? क्वेश्चन में ही आंसर है निवेदिता बेटा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, म्यूजिकल, है ना, ये म्यूजिकल ही तो है। 63, विजुअल लर्नर किस प्रकार से सबसे अच्छा सीखते हैं? भाई वीडियो को लाइक करते रहना सब लोग, मोटिवेशन आता है। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन को देख के मोटिवेशन आता है, वैसे ही आप लोगों के लाइक से, शेयरिंग से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेट करते रहो भाई, लाइक शेयर करते रहो। विजुअल लर्नर किस प्रकार से अच्छा सीख सकते हैं? तो आरेख और चार्ट देख करके। काइनेस्टिक लर्नर प्रिफर्स, गत्यात्मक अधिगमकर्ता किस प्रकार सीखना पसंद करते हैं? जो हॉवर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, ये उन्हीं से ही रिलेट करता है। तो काइनेस्टिक में क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, हैंड ऑन एक्सपीरियंस। ये छात्र चीजों को छूकर, करके और प्रयोग करके बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। 64, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस इज बेस्ट शोन बाय, शारीरिक गत्यात्मक बुद्धिमत्ता किसमें सबसे अच्छा दिखाई देता है? किसमें ये वाली बुद्धि सबसे ज्यादा पाई जाती है भाई? क्वेश्चन नंबर 65, सी, डांसर और एथलेटिक्स। भाई जहां पे हम अपने शरीर के मूवमेंट कर रहे हैं तो नर्तक और खिलाड़ी सबसे ज्यादा बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर, अभी तक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ये भी हॉवर्ड गार्डनर की जो बुद्धि है उसमें से आता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? सही आंसर 66, ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग अदर्स। किसकी बात करिए भाई? एक दूसरे को अपनी भावनाएं, इरादे समझाने में। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हेल्प्स इन 67 क्वेश्चन नंबर।
चलिए देखते हैं सही आंसर 67 ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग वन ओन्स फीलिंग। इंट्रा हो गया तो भाई अपनी फीलिंग से संबंधित है। लर्निंग स्टाइल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज लर्निंग स्टाइल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज 68 का सही आंसर सी, लर्नर हैव डिफरेंट प्रेफरेंस। विद्यार्थियों की पसंद अलग अलग होती है। सही आंसर। अधिगम शैलियां क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि लर्नर्स हैव अ डिफरेंट प्रेफरेंसेस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज मोस्ट विजिबल इन यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक दोनों ही डाल दी है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं कमेंट में मेंशन कर दे रही हूँ ये लिंक। तो सही आंसर 69 ऑप्शन नंबर बी, राइटर्स एंड पोएट्स, जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 70 क्वेश्चन नंबर, टीचर शुड यूज मल्टीपल मेथड टू एड्रेस क्वेश्चन नंबर 70 सही आंसर, एक शिक्षक को विभिन्न विधियों का प्रयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि विभिन्न अधिगम शैलियों को संबोधित करने के लिए, टू कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। हर छात्र की सीखने की शैली अलग होती है, अतः विभिन्न पद्धतियां प्रभावी शिक्षण में सहायक होती हैं। 70 क्वेश्चन हो गए आपके लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड। जल्दी से 30 क्वेश्चंस करते हैं हम किससे रिलेटेड? लर्निंग थ्योरिस्ट, फिलोसोफर रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, आधुनिक शिक्षा के पिता किसे कहा जाता है? 70 क्वेश्चंस हो गए हैं, जल्दी जल्दी 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन के फादर किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए, जॉन डेवी। जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा का प्रवर्तन किया, शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाने पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, कौन से दार्शनिक ने अनुभव के माध्यम से सीखने पर बल दिया? जितनी जल्दी क्वेश्चन के आंसर उतनी जल्दी क्लास फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर सी, जॉन डेवी। शिक्षा को अनुभव आधारित बताया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 3। सही आंसर बी एफ स्किनर। अगला क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी, तो क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी? ऑप्शन नंबर बी, इवान पावलोव। पावलोव ने प्रयोगशाला में कुत्तों के माध्यम से सिद्धांत की खोज की थी। जीन पियाजे किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 5। 70 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन ये 75 क्वेश्चन नंबर है ये। जीन पियाजे का सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा था। किस दार्शनिक ने कहा था कि शिक्षा एक लौ जलाने की प्रक्रिया है, बर्तन भरने की नहीं? क्वेश्चन नंबर 6।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। प्लूटार्क ने शिक्षा को जीवंत और सक्रिय माना था, प्लूटार्क। अल्बर्ट बंडूरा इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ, अल्बर्ट बंडूरा किसके लिए फेमस थे? ऑप्शन नंबर बी सोशल लर्निंग थ्योरी। बंडूरा मॉडलिंग अवलोकन के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया बताई थी, बंडूरा सोशल लर्निंग से जुड़ी। रूसो के अनुसार मनुष्य की प्राकृतिक स्थिति क्या है, नेचुरल स्टेट क्या है मैन का, किसके अनुसार? रूसो के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुड। स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है। किसने करके सीखने पर जोर दिया? क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी जल्दी बताते चलिए। ऑप्शन नंबर ए जॉन डेवी। निकटतम संभाव्य विकास क्षेत्र किस सिद्धांत का अर्थ से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 10। सही आंसर वाइगोत्स्की, ZPD सिद्धांत, वाइगोत्स्की। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो बुक लिखी थी वो किसने लिखी थी? इस समय बुक्स भी पूछी जा रही है ना। क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर है ए जॉन डेवी। अगला क्वेश्चन, कौन सा दार्शनिक मानता था कि ज्ञान इंद्रिय अनुभव से आता है? क्वेश्चन नंबर 12। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। इंद्रिय अनुभव को ज्ञान का आधार माना किसने? अरस्तु ने। हु इज नोन फॉर द 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण किसके नाम से प्रसिद्ध हैं? क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत कहता है कि व्यवहार पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन नंबर बी ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको दिया था स्किनर ने। प्लेटो एजुकेशनल फिलोसॉफी फोकस्ड ऑन, क्वेश्चन नंबर 15। करेक्ट आंसर बी मॉरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। प्लेटो ने नैतिकता बुद्धिमत्ता विकास पर जोर दिया। जीन पियाजे की कौन सी बुक है? क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन 16 सही आंसर है द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। पियाजे ने बाल मनोविज्ञान पर यह पुस्तक लिखी। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किसने लिखा था? यह शब्द किसने गढ़ा था? 17। सामाजिक संरचनावाद, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संपर्क के महत्व को बताया। रूसो की शैक्षिक दर्शन शास्त्र किस पुस्तक में वर्णित है? इस समय बुक्स आ रही है मैचिंग में, बुक्स और उनके जो राइटर हैं, तो इसलिए इन सबको पढ़ लीजिएगा। 18 का सही आंसर बी इमाइल। ठीक है, रूसो की दार्शनिक दर्शन शास्त्र किस पुस्तक में वर्णित है? इमाइल में। कौन सा सिद्धांत प्रयास और त्रुटि के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 ट्रायल एंड एरर लर्निंग विच थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड ट्रायल एंड एरर, प्रयास और त्रुटि के रूप में जाना जाता है। सी थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो था लॉ ऑफ इफेक्ट का। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के पिता किसे कहा जाता है? 20 क्वेश्चन नंबर। त्रिशिका क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर बेटा ए जॉन वॉटसन। कौन से दार्शनिक ने प्रारंभिक बाल्य शिक्षा का महत्व बताया? क्वेश्चन नंबर 21। भाई वीडियो को लाइक कर दो भाई जल्दी से सब लोग, इतने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी फ्रोबेल। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन की स्थापना की थी।
इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो वो कौन से थे आपके? फ्रोबेल। फ्रोबेल ने ही किंडरगार्टन की स्थापना की। शिक्षा संबंधी जॉन लॉक की पुस्तक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। Email some thought concerning evaluation the child conception of the world, pedagogy of the oppressed। 22 का सही आंसर बी, सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन। ये पुस्तक शिक्षा के बारे में लॉक की सोच प्रस्तुत करती है। अकॉर्डिंग टू स्किनर बिहेवियर कैन बी शेप्ड बाय, स्किनर के अनुसार व्यवहार को कैसे आकार दिया जा सकता है? 23। ऑप्शन नंबर बी, स्किनर ने पुरस्कार और दंड द्वारा व्यवहार नियंत्रित करने की बात की कि जहां जरूरत हो वहां दंड दीजिए, जहां जरूरत हो उनको प्रोत्साहित या मोटिवेट करने की तो वो करना है। कौन सा दार्शनिक ताबुला रासा की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? 24। 6 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ, पूरे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और इसके बाद ये पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया है। 24 का सही आंसर है जॉन लॉके। हु रोट द रिपब्लिक, रिपब्लिक किसने लिखी? द रिपब्लिक किसने लिखी? रिपब्लिक लिखी है बी, प्लेटो ने। मानवतावादी सिद्धांत सीखने में क्या महत्व देता है? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है तो नेचुरल सी बात है पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मानवतावाद सीखने में व्यक्ति के विकास को महत्व देता है। जेरोम ब्रूनर की थ्योरी, जेरोम ब्रूनर की जो थ्योरी है फोकस करती है किस चीज पे? 27 का सही आंसर है डिस्कवरी, लर्निंग एंड स्कैफोल्डिंग। जरूरतों के पदानुक्रम यानी हायरार्की ऑफ नीड किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 28। आर कानपुर। क्वेश्चन नंबर 28, हु प्रपोज द हायरार्की ऑफ नीड्स? ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम मास्लो। मास्लो ने मनुष्य की आवश्यकताओं को श्रेणीबद्ध किया। संरचनावाद मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? 29। संरचनावाद किससे जुड़ा है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। नैतिक विकास के चरण यानी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के माध्यम से नैतिक शिक्षा पर किसने जोर दिया? क्वेश्चन नंबर 30 या हम कहे क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 100। तो सही आंसर है बी, लॉरेंस कोलबर्ग। कोलबर्ग ने नैतिक निर्णय लेने के चरण बताए और यहां फिनिश कर दिए हमने 100 क्वेश्चन। जिसको भी ये क्लास अच्छी लग रही हो आप सभी से रिक्वेस्ट है जरूर सपोर्ट करें। जाने से पहले फीडबैक जरूर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है व्हाट्सएप चैनल की, टेलीग्राम की, कमेंट सेक्शन पे भी है, ज्वाइन कर लीजिए। अब मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और ये सपोर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल सपोर्ट करिए जिससे कि हमें भी हेल्प होगी क्लासेस को और अच्छी बनाने में। तो जीपे, पेटीएम, फोन पे जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आर कानपुर एक्सट्रीमली हेल्पफुल क्लास। भाई अपन कानपुर वाले ही हैं, टेंशन नॉट। कानपुर वाले तो सब जगह बढ़िया ही देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो भाई कल मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।